नमस्कार। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र राज्य सरकार हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से आज़ादी के 75 साल और 75 व्याख्यान की श्रृंखला चला रही है। मित्रों, इस श्रृंखला में मैं भी अपनी सहभागिता देना चाहता हूँ। मेरा विषय है हिंदी काव्य में राष्ट्रीय चेतना। मित्रों, मेरी बात मैं आज़ादी की अग्निशिखाएं नामक काव्य संग्रह, जिसका संकलन डॉक्टर शिव कुमार मिश्रा, जो बहुत बड़े हिंदी साहित्य के आलोचक और गुजरात के विद्यानगर में पूरी जिंदगी जिन्होंने बिताई है, उन्होंने 1998 में यह काव्य संग्रह को संकलित किया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह काव्य संग्रह इफ्को ने प्रकाशित किया था। बहुत बड़ा, विशाल और महानतम काव्य संग्रह है। तो मैं अपनी बात आज़ादी की अग्निशिखाएं काव्य संग्रह को केंद्र में रखकर करूँगा। मित्रों, भारत में अनेक लोग आए। भारत देश सोने की चिड़िया का देश माना जाता था। शक आए, हूण आए, उसके बाद मुगल आए, अंग्रेज आए, फिर भी हमारा भारत आज अकबंद खड़ा है। थोड़ी प्रारंभ की मैं बात करूं तो इस्लाम का भारत में आगमन भारतवासियों के लिए सर्वथा नया अनुभव था। ऐसे किसी मत से अब तक भारतवासियों का पाला नहीं पड़ा था। पहली बार भारतीयों को एक संघबद्ध धर्माचार की आवश्यकता का अनुभव हुआ। मुसलमानों ने कुल मिलाकर 5 से 6 शताब्दियों तक भारत में शासन किया। उनके शासन का पहला दौर सल्तनत शासन के रूप में जाना जाता है और दूसरा दौर मुगल शासन के रूप में। याद रहे कि ये मुसलमान शासक भी एक ही नस्ल के नहीं थे। इसकी नस्ल ही नहीं, इसकी भाषा तथा संस्कृति भी एक दूसरे से भिन्न थी। फिर भी यह इस्लाम के अनुयायी थे, मुसलमान थे। इनके बारे में इतिहास बताता है कि इनमें कुछ सुयोग्य, सभ्य और बुद्धिमान तथा उदार शासक भी थे और अयोग्य, असभ्य और कट्टर धर्मांध शासक भी। यदि कुछ का शासन अपनी न्यायप्रियता, उदारता एवं प्रजा पालन के लिए ख्यात है, तो ऐसे भी मुसलमान शासक रहे हैं जिन्होंने प्रजा का पालन किया है और धार्मिक कट्टरता के नाते प्रजा के साथ कठोर और भेदभावपूर्ण व्यवहार भी किया है। अतः अनेक हिंदू राजाओं ने उनसे युद्ध भी किए हैं, जिसमें महाराणा प्रताप सिंह, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जैसे अनेक भारत के शूरवीरों ने नीति के खिलाफ युद्धरत हुए थे। मित्रों, मुसलमान भले ही बाहर से आए हो, उन्होंने भारतवर्ष को अपना घर माना और यही बस गए। उनके सैरगाह, ऐशगाह, आरामगाह सब इसी भारत में बने। उन्होंने अन्य शासकों की भांति, भारतीय हिंदू शासकों की भांति ही भारत में धन वैभव को भोगा, ख्यात विख्यात हुए, किंतु उन्होंने भारत के धन को, भारत की संपदा, खनिज संपदा को भारत से बाहर नहीं भेजा। आक्रमणकारी लुटेरों की बात अलग थी। शासक बने मुसलमानों के सारे क्रियाकलाप
भारत की जमीन पर ही हुए। मुगलों के पश्चात भारत की राज्य सत्ता पर ब्रिटिश शासकों ने राज किया। अंग्रेजों की कौम जिसने सारी दुनिया में भारत को एक असभ्य और अर्धबर्बर, अज्ञानी और मूढ़ देश के रूप में प्रचारित किया, जिसने हमारे संपूर्ण प्राचीन ज्ञान विज्ञान को माखौल की तौर पर उड़ाया। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने यह भी दावा किया कि उसी ने ही भारतवर्ष को सभ्य और सुसंस्कृत बनाने का दायित्व लिया है। यह वह कौम है जिसने हमारे इतिहास को विरूप और विकृत किया, जिसने हमारी समूची ग्राम व्यवस्था को झिंझोड़ कर रख दिया। यही नहीं, यह सब करते हुए जिसने भारत को लूट लूट कर पूरी तरह कंगाल कर दिया। मित्रों, अंग्रेज घुमक्कड़ और मिशनरियों के कदम यूँ तो भारत की जमीन पर मुगलों के शासन काल में ही पड़ चुके थे, किंतु अंतिम दौर के मुगलों में से भारत में व्यापार की सुविधा प्राप्त कर अंग्रेज जब सौदागरों की नई भूमिका में भारत में आए, उनके मन में भी भारत की राजनीतिक सत्ता पर काबिज होने के सपने जगे। उनके इस सपने को ठोस वस्तुगत आधार उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए भारत में मौजूदा था, अर्थात मुगल औरंगजेब के बाद पराभव के दिन देख रही थी। धीरे धीरे अंग्रेज भारतीय राजनीति में दिलचस्पी लेने लगे, उसमें दखल देने लगे। अपने व्यापारिक पूंजी की सुरक्षा के नाम पर उन्होंने भारत में अपनी निजी सैन्य शक्ति को गठित की, किले और कोर्ट बनाने प्रारंभ किए तथा सुरक्षा के नाम पर उन्होंने भारत में अपनी निजी सैन्य शक्ति गठित की। एक दूसरे को लड़ाते रहे, एक दूसरे के विरुद्ध दूसरों की सहायता करते हुए अवसर और अपने हित के अनुरूप शत्रु और मित्र बनाते गए। वे निरंतर शक्तिशाली होते गए। उनकी नीति थी फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो। ऐसे बर्बर अंग्रेजों को भगाने के लिए भारत का पहला बहुत बड़ा विप्लव हुआ था 10 मई 1857 में। आप सब जानते हो मित्रों कि समूचे उत्तर भारत और मध्य भारत में यह विप्लव का असर हुआ था। गांव गांव में उसकी आग धधकी, परंतु अंग्रेजों ने विपुल सैन्य शक्ति एवं फूट डालो वाली राजनीति के चलते इस महाविप्लव को दबाने में वे सफल हुए। उस समय जिन जिन युद्ध वीरों ने भारतीय जनता के मन में नाम बनाया, उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, बाबू कुंवर सिंह तथा छोटे छोटे तालुका के राजा नवाब जो स्वाधीनता के इस महायज्ञ में शामिल हुए। इस विप्लव के बाद अंग्रेजों की नींव हिल गई, वे डरने लगे थे। उस समय सारे भारतवर्ष में 1857 के विप्लव की चेतना जनमानस पर छाई रही। यहाँ आलोचक विपिन चंद्र का मत मैं उल्लेखित करना चाहूँगा। वे लिखते हैं, जब हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य भारतीय इतिहास के उस दौर से होता है जिसमें भारत पर अंग्रेजों का शासन था और यहाँ के लोग विदेशी आधिपत्य को समाप्त कर स्वाधीन होना चाहते थे। 1857 के विप्लव से ही देश को आज़ाद करने की मुहिम शुरू हो गई थी। उस मुहिम में राजाओं ने ही नहीं बल्कि अनेक भारत के हिंदी राष्ट्रीय कवियों ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया। तो मैं जिन जिन कवियों ने 1857 से लेकर कविता के माध्यम से भारत के जनमानस को जागरूक करने का प्रयत्न किया, उन सभी कवियों को हम यहाँ उनकी चर्चा करेंगे। भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम और हिंदी कवि
मित्रों, ये जो आज़ादी की अग्निशिखाएँ काव्य संग्रह है, उसमें तीन प्रकारों में इस काव्य संग्रह को बांटा है। इसमें पहला प्रकार है भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम और हिंदी कवि। 1857 के समय से ही हमारे हिंदी कवि भारत की प्रजा को जागरूक करने के लिए कविताओं की रचना करना शुरू कर दिया था। सन 1857 के बागी सैनिकों का कौमी गीत उसका श्रेष्ठ उदाहरण है। मैं आपको सुनाना चाहूँगा। हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा, हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा, ये है हमारी मिल्कियत हिंदुस्तान हमारा, इसकी रूहानियत से रोशन है जग सारा। मित्रों, इस कौमी गीत ने भारत के जन जन में राष्ट्रीय चेतना को भरने का प्रयत्न किया था। सन 1857 के इस बागी सैनिकों के कौमी गीत की रचना कर इसके पश्चात कल्याण से कुंडरा ने झांसी की रानी पर अपनी महत्वपूर्ण कविता प्रस्तुत की, जो यहाँ उल्लेखनीय है। उन्होंने लिखा है, छल बल सो झांसी लई गंगाधर की नार, छल बल सो झांसी लई गंगाधर की नार, ताको अब आगे कहत भली भांति व्यवहार, आई कड़वाई सात अकड़ सिपाही, आई कड़वाई सात अकड़ सिपाही, अंग्रेज सैन धाई दूहु और ते लड़ाई, तैगन की ताई छीन छुटे बहु प्राण। अपनी ही भाषा में कविता रची गई है। ये प्रारंभिक कविताओं में आप सब जानते हैं, हिंदी के सब विद्वान जन, कि प्रारंभ में अवधी ब्रज भाषाओं का उपयोग होता था। तो ये इसमें भी इसी प्रकार के गुण भाषा के दिखाई देते हैं। अवध के राणा वेणी माधव की वीरता की प्रशस्ति उस समय चारों ओर फैली थी। अतः लोक भाषा अवधि में जो सन 1857 में अंग्रेजों की फौज से लड़ाई लड़े थे, उनके लिए यह गीत उल्लेखनीय है। देखिए गीत। अवध में राणा भयो मर्दाना, अवध में राणा भयो मर्दाना, पहिल लड़ाई भई बक्सर माँ, सेमरी के मैदाना, हुआ से जाई पुरवामा, जीत्यो तबे लत घबराना, नक्की मिले मानसी मिली गोय, गाए जाने सुदर्शन कान्हा। मित्रों, इस कविता के बाद बाबू कुंवर सिंह पर भी उनके आश्रित कवि राम कवि ने बाबू कुंवर सिंह नामक कविता में अंग्रेजों को परास्त करने के लिए गुणगान गाया है। वे लिखते हैं, जैसे मृगराज गजराजन है झुंडन पे, प्रबल प्रचंड सुंड खंडत उदंड है, जैसे बाजी लपकी लपेट के, लावण दल दलमल डरात प्रचारत विहंड है। मित्रों, इस कविता को सुनकर मुझे भूषण याद आते हैं कि इन इंद्रजिमी झंब पर, भाडवसु अम्ब पर, रावण सदम्ब पर, रघुकुल राज है, आदि आदि। वीर योद्धा तात्या टोपे पर भी ब्रज प्रदेश के हरिफुल कवि ने अपनी कविता लिखी, जिसमें तात्या टोपे जी का यशगान किया है। कविता का शीर्षक ही था तात्या टोपे पर। देखिए उदाहरण। हाथ में नगन खड़ग मारी बे कु एक पग, हाथ में नगन खड़ग मारी बे कु एक पग, तन मन देश को समर्पित किनो है, आगे बढ़ी पीछे हटी धाई को, मिचक्का करी टूक टूक छीन में विढ़म दल किनो है। इस प्रकार तात्या टोपे के गुणगान हमारे कवि हरिफुल जी ने गाए हैं। मित्रों, उस समय राष्ट्रीय चेतना का जो स्वर जन जन मानस तक गुंजा था, उसमें हिंदी उर्दू कवि की देशभक्तिपूर्ण कविताओं को भी नकार नहीं सकते। उस समय कुंवर प्रताप चंद्र
आज़ाद ललिता प्रसाद अख्तर, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक अल्लाह खां, ऐसे अनेक शायर और भारत माँ के सपूत है जो लीक पर नहीं चले, लीक से हटकर चले। माता की स्वतंत्रता के यज्ञ की वेदी में अपनी आहुति जिन्होंने दी, उनकी रचनाओं में देशभक्ति के ओजस्वी भाव फूट फूट कर भरे हुए मिलते हैं। मुंशी गौरीशंकर लाल ने जज्बात अख्तर नामक नज्म में देश को आज़ाद करने की सिफारिश करते हैं। वे लिखते हैं, उठाए जुल्म कब तक और कब तक सख्तियाँ झेले, उठाए जुल्म कब तक और कब तक सख्तियाँ झेले, सहे कब तक जफ़ा ए गैर ताकि रंजो गम झेले। हमारी काहिली अगियार के हक में गनीमत है, हमारा नींद से बेदार हो जाना कयामत है। न घबराते हैं तीरों से, न तलवारों से डरते हैं, हम अपनी धुन के पूरे हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। तो इस प्रकार मुंशी गौरीशंकर लाल ने जज्बात अख्तर नामक नज़्म में राष्ट्रीय चेतना को उजागर करने का प्रयत्न किया है। आज़ाद कुंवर प्रताप सिंह की कविता वतन के वास्ते, वो भी देशभक्ति के लिए आग धधकती नज़र आती है। कवि हमें आज़ादी के लिए और आज़ादी दिलवाने के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाई करने के लिए ललकारते हैं। वे लिखते हैं, क्या हुआ अगर मर गए अपने वतन के वास्ते, सुनिए, क्या हुआ अगर मर गए अपने वतन के वास्ते, बुलबुले कुर्बान होती है वतन के वास्ते। तरस आता है तुम्हारे हाल पे ये हिंदियों, तरस आता है तुम्हारे हाल पे ये हिंदियों, गैर के मोहताज हो अपने कफन के वास्ते। तो ये थे हमारे कवि आज़ाद कुंवर प्रताप सिंह। मित्रों, बिस्मिल राम प्रसाद की सरफरोशी की तमन्ना नामक नज़्म आज भी भारत के छोटे बड़े जुबान पर राज करती है। इस प्रकार की नज़में हमें देश के लिए कुछ कर दिखाने के लिए मजबूर करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी नज़में देश के लिए मर मिटने के लिए हमें प्रेरित करती है। और आज कई जगह पर, कई फिल्मों में इस गाने को, इस नज़्म को अंकित किया हुआ मिलता है। तो सुनिए उदाहरण, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ए शहीदों मुल्को मिल्लत में मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है। आज फिर मकतल में कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्ना ये शहादत भी किसी के दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वही बिस्मिल आगे भी लिखते हैं अरमान ए दिल नामक नज़्म में कि पूछते हैं क्या हो, पूछते क्या हो, क्या अरमा हमारे दिल में है। कुछ वतन की याद में आहे दमे बिस्मिल में है। साकिनाने बागे आलम सब रिहाई पा चुके, एक हमी आफत के मारे कैद की मुश्किल में है। देश वालों दामने हिम्मत कभी टूटे नहीं। मित्रों, आप सब जानते हैं कि वीर भगत सिंह हमारे देश के ऐसे वीर शहीद थे जिन्होंने हमारे भारत के सभी देशवासियों को मर मिटने के लिए मिसाल कायम की है। अतः कंवल जी नामक कवि ने देश भगत का प्रलाप नामक कविता में वे लिखते हैं, हमारा हक है हमारी दौलत किसी के बाबा का जर नहीं है। हमारा हक है हमारी दौलत किसी के बाबा का जर नहीं है मुल्क भारत वतन हमारा किसी की खाला का घर नहीं है। न देश का जिनमें प्रेम होवे, न देश का जिनमें प्रेम होवे, दुखी के दुख से जो दिल न रोवे। हमारा हक है हमारी दौलत किसी के बाबा का जर नहीं है।
मित्रों, ये थे हमारे जो उर्दू और हिंदी हिंदुस्तानी में लिखने वाले कवि। उसके पश्चात भारत की आज़ादी में जो हमारे हिंदी कवियों का जो महत्वपूर्ण योगदान था उसको यहाँ उजागर करने का मैं प्रयत्न करूँगा। उस कवियों की बहुत बड़ी फहरिस्त है। इसमें जो प्रमुख कवि है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, स्नेही जी, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, रामचरित उपाध्याय जी, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे जी, हरिकृष्ण प्रेमी, बच्चन जी के अलावा आधुनिक हिंदी कविता के कवि श्रीधर पाठक, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा जैसे अनेक कवियों और कवयित्रियों ने अपनी रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना को उजागर करने का प्रयत्न किया है। यहाँ मैं शुरुआत सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता, जो बहुत ख्यात नाम कविता है और ख्यात नाम कवयित्री है, खूब लड़ी मर्दानी कविता का शीर्षक है। इस कविता में हमारी सुभद्रा कुमारी जी चौहान लिखती है, बूंदे लो हर बोलो की मुख हमने सुनी कहानी थी, बूंदे लो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भुगती तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बहुत महत्वपूर्ण और हमारे दिल में और हर भारत के वीर में, भारत के जवान में जोश डाल दे ऐसी कविता खूब लड़ी मर्दानी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को केंद्र में रखकर ये कविता को लिखा गया था। इसके पश्चात एक कविता मैं आपको सुनाना चाहूँगा जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता, मैंने उसको जब जब देखा। छांदस रचना है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रचना है। मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहे जैसा तपते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा, मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा। मित्रों, अतीत के अनेक मार्मिक संदर्भों की शक्ति देते हुए हिमालय के माध्यम से देशवासियों को रामधारी सिंह दिनकर का ओजस्वी उद्बोधन है। कविता का शीर्षक है हिमालय। वे लिखते हैं, मेरे नगपति मेरे विशाल उस पुण्य भूमि पर आज तपीरे आन पड़ा संकट कराल, मेरे नगपति मेरे विशाल उस पुण्य भूमि पर आज तपीरे आन पड़ा संकट कराल, व्याकुल तेरे सूत तड़प रहे डसरे चतुर्दिक विविध व्याल, मेरे नगपति मेरे विशाल, कितनी मणियाँ लूट गई मीटा कितना मेरा वैभव अशेष। बहुत गौर करिए मित्रों, कितनी मणियाँ लूट गई मीटा कितना मेरा वैभव अशेष, तो ध्यान मग्न नहीं रहा इधर वीरान हुआ प्यारा स्वदेश। इस प्रकार रामधारी सिंह दिनकर ने अपने भारत के अतीत एवं मार्मिक संदर्भ की साक्षी देते हुए हिमालय के माध्यम से देशवासियों को जागरूक करने का प्रयत्न किया है। राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत सोहनलाल द्विवेदी जी ने भी अपनी अनेक कविताओं में गुलाम भारतवासियों को जागरण का संदेश देने का प्रयत्न किया है। भारत के अतीत वैभव को याद करते हुए अपनी भैरवी कविता में देश को जगाने के लिए वो प्रयत्न करते नजर आते हैं। वे लिखते हैं,
जागो है पंचाल निवासी, जागो है गुर्जर मद्रासी। पूरे भारतवर्ष को वो जगाने के लिए आह्वान करते हैं कि जागो है पंचाल निवासी, जागो है गुर्जर मद्रासी, जागो हिंदू मुगल मराठे, जागो मेरे भारतवासी। जननी की जंजीरें बजती जगा रहे कड़ियों के छाले, जननी की जंजीरें बजती जगा रहे कड़ियों के छाले, सुना रहा हूँ तुम्हें भैरवी, जागो सोने वालों। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत की आज़ादी दिलवाने में अनेक कवियों का अमूल्य योगदान रहा है। यहाँ मैं आपको माखनलाल चतुर्वेदी जी को याद करना चाहूँगा। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पुष्प की अभिलाषा, जवानी, कैदी और कोकिला नामक कविताओं के माध्यम से भारत को जगाने की बहुत चेष्टा की है। मित्रों, उनकी पुष्प की अभिलाषा और जवानी कविता को हम अगर याद नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि मैं विषय के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूँ। वे पुष्प की अभिलाषा में लिखते हैं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊँ, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊँ, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊँ, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर है हरि डाला जाऊँ, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूँ भाग्य को इठलाऊँ। मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। आप देखिए कि जो फूल की अभिलाषा क्या है। मैं मतलब कि देवों के सर पर भी नहीं चढ़ना चाहता हूँ, सम्राटों के सौ पर भी नहीं चढ़ना चाहता हूँ, लेकिन हे माली मुझे तोड़कर वहीं फेंकना जो मातृभूमि के लिए अपना बलिदान देने के लिए जा रहे हैं। उस पथ पर तुम उस पथ पर तुम फेंको और मैं उनके पैरों से कुचलना चाहता हूँ। बहुत बड़ा संकेत, बहुत बड़ा प्रतीकात्मक संकेत माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इस कविता में किया है। इस कविता के बाद वे जवानी कविता में देश के युवाओं को आज़ादी की लड़ाई में आगे आने के लिए जगाते हैं। जिस तरह कृष्ण ने महाभारत में कुरुक्षेत्र में गीता के उपदेश से अर्जुन को कर्मनिष्ठ होने की प्रेरणा दी थी, ठीक उसी तरह पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी ने एक भारतीय आत्मा और बलिपंथी के रूप में भारतीय स्वातंत्र्य संघर्ष के कुरुक्षेत्र में अपनी ओजस्वी कविता के बलिदान की हुंकार से भारत की जवानी को पुकार कर कहा, प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है तू विधवा हुई, खो आज पानी, मसल दे अपने इरादों से उठाकर, मसल दे अपने इरादों से उठाकर, दो हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दे, रक्त है या नसों के शुद्र पानी, झांच कर तू शीश देकर जवानी। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने भी राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का प्रयत्न किया था। उन्होंने जो मशहूर कविता लिखी थी, जो हमारे सभी हिंदी और भारत के हर जन जन में ये कविता विद्यमान है, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, कवि शीर्षक है कविता का, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ। इस कविता में वे लिखते हैं, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाए, त्राही त्राही नभखंड में छा जाए, नाश और सत्यानाशों का धुआंधार जग में छाए, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। मित्रों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने भी अपनी अनेक कविताओं में राष्ट्र का गान गाया है। राष्ट्र को अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त करने के लिए वे आह्वान करते नजर आते हैं। कविता का शीर्षक है जागो फिर एक बार। इस कविता में हमारे भारतीयों को जगाते हुए कहते हैं, समर में अमर कर प्राण गान गाए महासिंधु से, समर में अमर कर प्राण
गान गाए महासिंधु से, सिंधु नद तीरवासी, सैदव तुरंगों पर चतुरंग चमू संग, सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम तब कहलाऊंगा। मित्रों, यहाँ कवि ने गोविंद सिंह को याद करके गोविंद सिंह की वीरता को उजागर किया है। वरदे कविता में भी वीणा वादिनी से प्रार्थना करते हैं कि भारत को पुनः उसको विवेक, उसकी ऊर्जा, उसका ज्ञान प्रदान करे। सा विद्या या विमुक्त है ज्ञान की देवी, जगतवासियों की जनता को ज्ञान का प्रकाश दे, नई दिशा में ले जाने का साहस दे। अतः वे लिखते हैं, वरदे वीणावादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे, नव गति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नवल जलद मंद्र रव, नव नव के नव वेग वृंद को, नव पर नव स्वर दे, वरदे वीणावादिनी वरदे। मित्रों, छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी ने भी देश की राष्ट्रीय चेतना को उजागर करने का प्रयत्न किया था। उनकी कविता है हिमाद्रि तुंग श्रृंग से, बहुत छोटी सी कविता है, लेकिन उस छोटी सी कविता में वे आह्वान करते नजर आते हैं कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। इस प्रकार प्रसाद जी ने भी अपनी छोटी सी कविता हिमाद्रि तुंग श्रृंग से हमारे देश को आज़ादी के लिए आह्वान किया था। मित्रों, जयशंकर प्रसाद की अन्य कविताओं में पेशोला की प्रतिध्वनि, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण जैसी कविता ये भी उल्लेखनीय है, लेकिन समय के कारण मैं उन कविताओं को यहाँ आपके सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहूँगा। निष्कर्षतः इस कवियों के साथ साथ हम कह सकते हैं कि भारत के अनेक कवियों ने अपनी अपनी भाषा में देश को आज़ाद करने के स्वर अपनी कविताओं में भरे हैं। यहाँ मात्र हमने हिंदी उर्दू कविताओं को लिया है। राष्ट्र प्रेम की कविता एक गज़लें गीत के बारे में शिव कुमार मिश्र जी इस पुस्तक में लिखते हैं, लगभग एक शताब्दी तक चलने वाले इस स्वाधीनता संघर्ष के दौरान कदाचित ही देश का कोई गली कूचा, गांव, कस्बा, नगर या महानगर हो जहां राष्ट्र और राष्ट्रीय की जनता की मुक्तिकामी आकांक्षाओं को स्वर देने वाली ये कविताएं, गीत या गज़ल न गूंजी हो। स्वतंत्रता संघर्ष के दिनों में करोड़ों देशवासियों ने इन रचनाओं को प्रभात फेरी में, जुलूस और जनसभाओं में सुना और गाया है। ये कविताएं, ये गीत और ये गज़लें कारावास की यातनाएं सहते स्वतंत्रता सेनानियों के कंठों से फूटी है। फांसी के फंदे की ओर जाते हुए अमर शहीदों ने इन्हें गाया है और गुनगुनाए हैं। ये वे रचनाएं हैं जिन्होंने देशवासियों को राष्ट्र की स्वतंत्रता के महायज्ञ में अपना सर्वस्व अर्पित करने की प्रेरणा प्रदान की है। इनके रचनाकारों में कुछ ज्ञात, कुछ अल्प ज्ञात और कुछ भले ही अज्ञात रहे हो, उनकी रचनाएं अमित आलेखों के रूप में समय की छाती पर अंकित है और अंकित रहेगी। राष्ट्र के कठिन क्षणों में आज भी उतनी ही जीवंत और प्रेरणास्पद है जितनी तब भी थी, जब अग्निशिखाओं की तरह सुलगते और धधकती हुए स्वाधीनता संघर्ष में रत स्वाधीनता के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए राष्ट्र और राष्ट्रवासियों के पथ को आलोकित कर रही है। इस प्रकार भारत की आज़ादी में जितना योगदान अमर शहीदों का, नेताओं का, जनता का है, उतना हमारे भारत के अनेक कवियों का योगदान भी है, उनको हम नकार नहीं सकते। अंत में मैं
सुधींद्र की इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। चलो शहीदों स्वतंत्रता के पुण्य समर की बेला है, चलो शहीदों स्वतंत्रता के पुण्य समर की बेला है, तुम भी अपना भाग बटा लो, आज़ादी का मेला है। मित्रों, मैं अंत में मैथिली शंकर गुप्त जी को भी याद करना चाहूँगा। उनकी दो राष्ट्र प्रेम से उत्प्रोत कवि वे भी थे। वे लिखते हैं, जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए समय दिया या मुझे कहा। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।